टीम सरेआम का ना नंबर लिया था गूगल से। तो वो टीम सरेआम के एक नुमाइंदा है बिलाल बेग। मैं उसका जो भयानक चेहरा है वो दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। हाँ, अलनूर में आगे ना सुनो, रिसेप्शन पे बोल देना 212 में बिलाल मेरा बोल देना। कितने साल आप लोग रिलेशन में रहे? फिजिकली कितनी देर इन्होंने इस्तेमाल किया है, कितनी दम? जब होटल के रूम में गई तो मैं थोड़ा उससे दूर बैठी हुई थी। अब मेरे पास आ गया, मेरा हाथ पकड़ने मैंने तो जब आपसे कॉल पे बात कर रहा था मैंने तभी सोचा था कि मैंने शादी आपसे ही करनी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीज़ चौधरी। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। नाजरीन, इज़्ज़तें महफूज करने वाले ही अगर इज़्ज़तें लूटने पे आ जाएं तो इंसान कहाँ जाए। कि आज एक बहन मेरे साथ मौजूद हैं जो एक ऐसे इदारे के लिए वो ऐसे इंकशाफात हमारे सामने उन्होंने रखे हैं कि हमारे खुद के सुन के रोंगटे खड़े हो गए हैं। नाजरीन, एक बहन हमारे साथ मौजूद हैं जिनका कहना है कि मेरे साथ मेरी इज़्ज़त को तार तार किया गया है। अब वो किस तरह झांसे में आ गई या किस तरह वो उनकी ब्लैकमेलिंग में आई, तो ये सारी बातें उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, नाम बताइए। आयशा मकबूल। जी, आपका असल मकसद क्या है मीडिया पे आने का और क्या स्टोरी है आप? देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा मकसद सिर्फ एक ही चीज़ है कि टीम सरेआम के एक नुमाइंदा है बिलाल बेग। मैं उसका जो भयानक चेहरा है वो दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। उसकी असल वजह क्या है? बिलाल बेग को जो आप दुनिया के सामने लाना चाह रही हैं, असल मकसद क्या है, उसका वजह क्या है और उससे आपका क्या ऐसा लेन देन? देखिए, मैं जिस हॉस्पिटल में काम करती हूँ भी अभी। आप डॉक्टर हैं? जी, मैं डॉक्टर हूँ। तो उस हॉस्पिटल के एमएस इस किस्म की बच्चियों को मेडिसिन खिलाते थे जिसके बाद उनके अंदर मेंटल हेल्थ इलनेस आ जाती थी, सिम्टम्स आ जाते थे। वो आपको क्या लगता है कि उसके पीछे उनका क्या मकसद? इसके पीछे उनका ये मकसद था, वो फैमिली से पैसे लिया करते थे जो फैमिलीज अपनी बच्चियों को रखना नहीं चाहते थे। इसी वजह से किसी के जायदाद का कोई तनाज़ा होता था तो अपनी बच्चियां यहाँ पे भेज देता होता था। तो एमएस उन लोगों के साथ मिले हुए होते थे। तो मैंने उनकी वीडियोस बनाई थी अपने मोबाइल में। तो मुझे यही लगा कि मैं क्योंकि आपके पास वो सारे प्रूफ मौजूद है? जी, मेरे पास प्रूफ्स मौजूद है सारे के सारे। तो मैंने उनकी वीडियोस बनाई थी एमएस की और मैंने यही सोचा था कि मीडिया पर इनके बारे में बात करनी चाहिए। तो मुझे तब यही लगा कि टीम सरेआम वाहिद प्लेटफॉर्म ऐसा है इकरार भाई के, क्योंकि नाम उनका बहुत ज़्यादा है। तो मुझे यही था कि वहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो वो हर जगह पे बात करेंगे और वो आएंगे भी रेड करने। तो मैंने टीम सरेआम का ना नंबर लिया था गूगल से। तो वहाँ से एक बंदा है बिलाल बेग नाम का, उसने फ़ोन रिसीव किया 2 दिन के बाद और उसने मुझे कहा कि आप केस डिस्कस करने के लिए ना आ जाइएगा। मैंने कहा आपने केस डिस्कस करने के लिए कहाँ आना है? तो मुझे उसने 2 दिन बाद फिर बताया कि केस डिस्कस करने के लिए कहाँ आना है। उन्होंने आपको क्या बताया कि वो सरेआम टीम में किस हैसियत से काम कर रहे हैं? मुझे उन्होंने ये नहीं बताया था कि उनका वहाँ पे अंदर क्या है। मुझे सिर्फ यही था कि वो वहाँ के कोई नुमाइंदे हैं। फर्स्ट मुलाकात पे जो भी इन्होंने आपसे फ़ोन पे बात की है वो क्या आपके पास रिकॉर्डेड है? देखिए, ये ज़्यादातर बातें करता था व्हाट्सएप पे। बहुत चालाक इंसान था। व्हाट्सएप पे इसने कॉल्स करनी है और जब मैंने 1-2 दफ़ा इसको दूसरे नंबर पे कॉल्स की, वो जो कुछ कॉल्स है वो तो रिकॉर्डेड है। हेलो। जी सामने वालेकुम अस्सलाम। स्कूल कहा था ना अंकल को, उसके सामने ही है। उसके सामने गली में ना अलनूर होटल है। अच्छा अंकल, यहाँ किसी से आप एक बिल्डिंग में आए हुए हुए हो, वो कॉर्नर पे जो बड़ी बिल्डिंग थी ना उससे अंदर गली में है। है यहाँ मतलब होटल पूछें किसी से। अच्छा चलिए वो कर लेते हैं। हाँ, अलनूर में आगे ना सुनो, हम्म। रिसेप्शन पे बोल देना 212 में बिलाल मेरा बोल देना, वो आने देगा। यार मुझे कहता था कि तुम्हें नहीं पता कि मैं टीम सरेआम में हूँ, मेरी जो कॉल है वो रिकॉर्ड हो जाती है। मेरा बस सिर्फ एक ही मकसद था कि जो हमारा एमएस है उसके बारे में सारी दुनिया को पता चल जाए। जब क्या था जब सरेआम टीम के नुमाइंदे से आपकी बात हुई तो उन्होंने आपको क्या कहा कि आप मुलाकात करें? जी, उन्होंने कहा कि आप केस डिस्कस करने के लिए आ जाएं। तो मुझे ये था कि किसी ओपन प्लेस में बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे किसी ओपन प्लेस में नहीं बुलाया। तो उन्होंने कहा कि जो केस है वो इस तरह से जो आपने वीडियोस बनाई हैं वो इकरार भाई इसके ऊपर बिल्कुल भी किसी तरह के कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो आप जो मैं आपको बताता हूँ वीडियोस बनानी कैसे हैं, तो आप आ जाएं केस डिस्कस करने के लिए। तो मुझे ये था ओपन प्लेस होगा, लेकिन उन्होंने होटल का रूम बुक किया हुआ था। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आपको लोकेशन सेंड की थी या कि आपको बताया था? उन्होंने मुझे लोकेशन सेंड कर दी थी। उन्होंने कहा था कि आप बेफिक्र रहें, आपको कुछ भी नहीं होगा,
हम इसको छतरोल कर देंगे। आपने उनसे ये नहीं कहा कि आप अपने ऑफिस में भी बुला सकते हो? मैंने कहा था, उन्होंने मुझसे ये कहा कि ऑफिस है, ये बाकी जगह वो बहुत नॉइज़ी होती हैं, वहाँ पे मतलब जो बातें मैंने आपको बतानी वहाँ पे नहीं मैं बता सकता, तो इसी वजह से आप यहाँ पे आ जाएं और टेंशन फ्री होकर आएँ। तो जब आप होटल में पहुंची तो वहाँ पे क्या सीन हुआ आपके साथ? मैं जब होटल के रूम में गई तो मैं थोड़ा उससे दूर बैठी हुई थी, वो बेड पे बैठा हुआ था और मैं किसी चेयर पे बैठी हुई थी, क्योंकि होटल का रूम था तो उसमें बेड भी थे, चेयर्स भी लगी हुई थी। तो मैंने इससे कहा कि आपने मुझे, बिलाल बेग आपने मुझे बुलाया तो आप मुझसे केस डिस्कस कर लें। तो कहते केस डिस्कस कर लेंगे, आप मेरे पास आ गए, मेरा हाथ पकड़ा, आप पकड़ने की कोशिश की ना इसने। तो मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हो, मैं आपसे केस डिस्कस करने के लिए आई हूँ। और उसने, मैं तो हैरान हो गई थी कि उसने मुझे अपने साथ हक करने की भी कोशिश की। और उसके बाद जो है उसने, जब मैंने उस पर थोड़ा बहुत गुस्सा किया कि तुम ये क्यों कर रहे हो, मैंने कमरे से भी जाने की कोशिश की, उसने मेरे पाँव पर रहा और मुझसे कहा कि इस कमरे यानी कि वो जब आपने बाहर जाने की कोशिश की तो वो पाँव में बैठ गए? पाँव में पड़ गया। और उसने कहा कि मैंने तो जब आपसे कॉल पे बात कर रहा था मैंने तभी सोचा था कि मैंने शादी आपसे ही करनी है, तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लो, क्योंकि उसको शायद डर था इस बात का कि शायद ये बाहर जाके कोई बात ना कर दे। तो उसने मुझे ट्रैप करने का कोई एक तरीका ये वाला निकाला था कि लड़कियां शादी के नाम पे ट्रैप हो जाती हैं, और फिर टीम सरेआम के नाम पे भी लड़कियां ट्रैप होती ही होती हैं। जो स्टोरी आपने उनके साथ डिस्कस की थी, क्या उस पर कोई एक्शन हुआ? एक्शन नहीं था लिया गया उसने, बल्कि इसके अलावा भी मैंने बहुत बड़े बड़े केसेस दिए थे, MNAs MPS के केसेस दिए थे। और जब आपके साथ बदतमीजी की उन्होंने, उसके बाद आपको चाहिए था नहीं कि उनके साथ कतई ताल्लुक कर देना? देखिए मैंने आपको बार बार कह रही हूँ कि मुझे उन्होंने शादी का बोला, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर शादी की बात की है, ये भी मैंने तकरीबन 2 से 3 महीने के बाद उनको इस चीज़ का रिप्लाई। यानी कि आपको ये लगा कि अगर मैंने शादी तो करनी है, लेकिन अगर इस जैसे इंसान से करूं कि जो ऑलरेडी एक सरेआम टीम के नुमाइंदे हैं, इनके हाथों मैं ज़्यादा सेफ हूं। यहाँ पे बात सिर्फ इतनी सी है, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, मैं काफ़ी सालों से अकेली भी रह रही हूँ, सारा कुछ कर रही हूँ। तो मेरे ज़हन में ये था कि चलो मैं किसी तरह से, अगर इसने मुझे ऑफ़र की है शादी की, तो किसी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूँ कि शादी तो मैंने करनी है, तो फिर इससे क्यों ना कर लूँ। और इस बात का भी जवाब मैंने उसको तकरीबन 2 से 3 महीने के बाद दिया, बार बार कॉल्स मैसेजेस करता रहता था कि और इसकी शादी, इसने मुझे ये बताया हुआ था कि अनमैरिड है, मुझे बिल्कुल नहीं था पता कि इसकी जो शादी पहले से हुई हुई है। जब आपको कितनी देर बाद पता चला कि उसकी शादी और भी हो चुकी है? पहली बीवी का तो मुझे उस वक्त पता चला जब मैं इसको बार बार इंसिस्ट कर रही थी कि आप जो है ना अपनी फैमिली को लेकर आएँ, क्योंकि आपने ही निकाह की बात मुझसे की है, तो फिर फैमिली को क्यों नहीं लेकर आ रहे। तो कहते हैं मेरी तो फैमिली जो है वो मर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा फैमिली कहाँ से मर जाएगी, माँ मर जाएगी इस तरह से। कहते हैं मेरे फर्स्ट मुलाकात के बाद कितनी देर तक आप लोगों का राब्ता रहा? फर्स्ट मुलाकात के बाद तो राब्ता था ना, लेकिन ये जो शादी की बात है इसका मैंने आंसर इसको 2 से 3 महीने बाद ही दिया था, सोच समझ के। यानी कि 2-3 महीने बाद आपने उसकी ऑफर को जो है ना कबूल किया, उससे पहले आप ऑलरेडी राब्ते में थे? राब्ते में केस को ही लेकर थे। केस को लेकर उसके बाद दोबारा कभी मिलने के लिए नहीं बुलाया उन्होंने? हाँ, इसने फिर भी मुझे मिलने के लिए बुलाया ना। आप गई थी? मैं आपको यही बता रही हूँ, तब भी ये केस ही डिस्कस करने के लिए बुलाता था। और उसके बाद भी मैंने आपको पहले भी बताया कि जब इसने इस तरह से किया, जब दोबारा आपको बुलाया इन्होंने, तब वहाँ पे आपके साथ कोई छेड़खानी तो नहीं की? बिल्कुल की थी इसने। और जब मैंने इनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम तो मेरी बीवी हो, तुम। यानी कि हर दफ़ा वो आपको इसी चीज़ के लिए जो हरासा करते रहे हैं कि जी मैं तो आपका शौहर बनने वाला हूँ, तो मैंने तो आपको दिल से कबूल कर लिया। तो लड़कियाँ ऐसी चीज़ों में बहक जाती हैं। बहक जाती हैं, ऐसा ही है। लेकिन देखिए मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ, मेरा एक ही बात थी कि मैं टीम सरेआम के नाम पे, इकरार भाई के नाम की, कि इकरार भाई जो हैं वो ऐसे नहीं हैं, तो उनके कोई नुमाइंदा भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं कहाँ फंस रही हूँ। जब शादी का आपने ऑफर कबूल कर लिया इनका, उसके बाद क्या मैटर हुआ? उसके बाद यही हुआ कि जब ये शादी की बात होती थी, 1-2 दफ़ा इसने मुझे तैयार भी किया, मुझे घर से भी ले गया, क्योंकि मैं फैमिली के साथ तो रहती नहीं, फैमिली मेरी है ही नहीं, क्योंकि पेरेंट्स नहीं है मेरे, और जो स्टेप बहन भाई हैं उनके साथ मैं रहती नहीं, अकेली रहती हूँ। तो ये मुझे वहाँ से मेरी अपार्टमेंट से लेकर गया, और मुझे इसने ये कहा कि मैंने आज आपसे निकाह करना ही करना है, आप लाल कलर का जोड़ा ले लो, ये ले लो, वो ले लो ना। लेकिन इसने मेरे से कोई निकाह ना किया, गलियों में घुमा के वापस मैं वहाँ भी। ऑफ कैमरा आपने ये भी बताया कि जी मेरे से पैसे भी लेते रहे? पैसे लेता रहा मेरे से, इस तरह से पैसे लेता रहा कि कभी मुझे कहता था कि सादात की फैमिली में इश्यूज़ हैं, उनको पैसे चाहिए, कभी किसी बच्ची का ऑपरेशन है, कभी किसी बच्ची की शादी है। ये ज़्यादातर लेता था मेरे से कैश। कितने साल आप लोग रिलेशन में रहे दोनों? 2-3 साल। 2-3 साल रिलेशन में रहे हैं। तो 2-3 सालों में बात हमारी जो थी ना 4-5 साल से इस तरह से हो रही थी, क्योंकि टीम सरेआम की वजह से ना मैं इसको केसेस दे रही। उन 4 सालों में आपको फिजिकली कितनी देर इन्होंने इस्तेमाल किया है, कितनी दफ़ा?
देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मैं केस डिस्कस करने जाती थी तो ये यही बात बोलता था कि तुम मेरी ब्राइड हो, तो तुमसे जो है शादी करनी है मैंने। यही बात बोल के आपको इस्तेमाल कर लिया जाता ऐसा ही था, ऐसा। आपको ये था कि ये मेरे से शादी करेंगे। मुझे तो ये था कि शादी कर लेगा, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। एक दफ़ा इसने मुझे तैयार कर दिया और कहा कि अगले दिन मैं आके निकाह कर लूँगा। मैं रास्ते में थी, जा रही थी कोर्ट ही, तो इसने मुझे रास्ते में कहा कि तुम वापस चली जाओ, मैं आके तुम्हारे पाँव पकड़ लूँगा। असल अब आपका मकसद जो है मीडिया पे आने का वो क्या है, और इकरार भाई के लिए कोई पैगाम है तो वो क्या देना चाहिए? देखिए, मीडिया पे आने का मेरा एक ही मकसद था कि टीम सरेआम के नाम पे जो बच्चियां बदनाम हो जाती हैं, ट्रैप हो जाती हैं, सॉरी, क्योंकि टीम सरेआम में हर नुमाइंदा ठीक नहीं है। ये भी मुझे बिलाल की वजह से पता चला, बिलाल बेग की वजह से। तो मैं बस ये चाहती थी कि जैसे मेरे साथ उसने मेरा इस्तेसाल किया, वो किसी और बच्ची का ना करे। और मैं सिर्फ यही चाहती थी कि इकरार भाई इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें। आपसे जो भी बात हमने की है, यहाँ पे आप हमारे पास आई हैं, क्या कोई हमने आपको फोर्स किया हो? आप अपनी मर्जी से आई हैं? मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। कोई एतराज़ नहीं अगर ये हम इंटरनेट पे चलाते हैं? नहीं, कोई एतराज़ नहीं है। जी नाजरीन, सारा अहवाल आपने मैडम की ज़ुबानी जाना कि किस तरह एक सरेआम टीम के नाम पे लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी इज्जत के साथ खेला जाता है। तो इकरारुल हसन साहिब, आप भी थोड़ा सा गौर कीजिए कि किस तरह के लोग जो आपको बदनाम कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने